स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल द्वेषपूर्ण। हमेशा की तरह हमारे अध्यक्ष को मैजिशियन के रूप में हमारे कर्तव्य की उच्च धारणा है। आदर्श, क्या आपने यह सुना है? क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? आपने यहाँ तक कहा कि आप अन्य देशों के निमंत्रण पर विचार करने जा रहे हैं। जितेंद्र वास्तव में जानता था कि अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। उसने तुरंत इसका इस्तेमाल आदर्श को अपमानित करने के लिए किया। ऐसी कुछ बातें थी जो हानि रहित हो सकती थी यदि वह इसे किसी अन्य समय कहता। हालांकि कुछ अवसरों पर, विशेषकर जब महान अधिकारी आसपास थे, तो वह आसानी से आदर्श के शब्दों के पीछे की सच्चाई को तोड़ मरोड़ सकता था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे स्वभाव में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। सच तो यह है कि मैंने तुम जैसे बेवकूफ को पूरे 1 साल तक आंखों की किरकिरी बने रहने दिया। आदर्श ने खुद को भी नहीं रोका। वह जितेंद्र को अपनी इच्छा अनुसार डांटने लगा। आपने किसे बेवकूफ कहा? जितेंद्र ने गुस्से से कहा। यह मत सोचो कि तुम लापरवाही से काम कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम हमसे ज्यादा मजबूत हो। मैं तुमसे कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं देशद्रोह नहीं करूंगा, ना ही अपने सीने से बेशर्मी से इनाम मांगूंगा। कचरे के एक टुकड़े के लिए उसका मूल्य जानना आवश्यक है, आदर्श ने निर्दयता पूर्वक उत्तर दिया। यह कहे जाने के बाद कि वह कूड़े का एक टुकड़ा है, जितेंद्र का चेहरा काला पड़ गया। यह बताने की जरूरत नहीं थी कि यह सब अध्यक्ष के ठीक सामने हुआ था। यदि उसने आदर्श नामक पागल शिकारी कुत्ते को उसे अपमानित करने की अनुमति दी, तो वह संभवतः अपने कबीले के लोगों का सामना कैसे कर सकता था। ऐसा कहा जा रहा है कि जितेंद्र यह जानने के लिए काफी चतुर था कि आदर्श को और अधिक उकसाना ना समझी थी। यदि वह चाहता भी, तो उसे यह दिखावा करना पड़ता कि उसे अपने कर्तव्य के प्रति भी उच्च धारणा है। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं, तो आगे बढ़े और टीम को टॉप 3 में जगह दिलाने में मदद करें। वास्तव में यदि आप टीम को 4 महान देशों में से किसी को हराने में मदद कर सकते हैं, तो मैं प्रभावित होंगी। मुझे तुम्हें प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह स्वीकार करना होगा कि तुम कूड़े का एक टुकड़ा हो और मेरे कानों के चारों ओर सुअर की तरह घूरना बंद करो। सच कहूँ तो मैं पहले से ही अपने व्यवहार करके देश के प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार कर रहा हूँ। अन्यथा मैंने बहुत पहले ही आपकी बकवास को दूर कर दिया होता, ताकि आप बस झूठ बोल सके और बीमारी के बिस्तर पर आराम कर सके। वह कौन सा प्रसिद्ध वंश है जिसने आप जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को पाला पोसा और अन्य लोगों को परेशान करने और सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए आपको राष्ट्रीय टीम में शामिल करने में कामयाब रहा? आदर्श का खंडन मशीन गन की तरह का। क्षमा करे, क्या मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति को मैंने टीम में शामिल होने की सिफारिश की थी, उसके बारे में आपकी राय ऐसी है? चेयरमैन के पीछे महिला ने अचानक कहा। वह काफी सख्त और ठंडी लग रही थी। वो जब जितेंद्र ने अपनी मौसी को बोलते हुए सुना, तो वह बेहद खुश हुआ। वह जानता था कि आदर्श एक बारूद का ढेर है जो थोड़ी सी चिंगारी से फट जाएगा। भले ही चेयरमैन के पीछे की महिला अध्यक्ष के अधीन केवल एक सचिव थी, उसकी उपस्थिति मूल रूप से काउंसिलमैन के बराबर थी, और उसने ही जितेंद्र को राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की सिफारिश की थी। जब आदर्श लगातार डांटता रहा, तो सचिव हीना पर अप्रसन्नता का भाव आया और आखिरकार उनका धैर्य जवाब दे गया। तो यह सुअर तुम्हारा ही है? आपको वास्तव में उसे कुछ शिष्टाचार सिखाना चाहिए, ताकि वो उपद्रवी बनना बंद कर सके। चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि 1001 रैंक सैनिकों के जीवन में बदलाव ला सकती है। आइए ईमानदार रहे। जब तक वह सदस्यों के बीच कलह पैदा करना बंद कर देता है, हमें टॉप 3 में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, आदर्श ने उत्तर दिया। सचिव के साथ नरमी बरतने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी बातें सुनकर हीना का चेहरा काला पड़ गया। अध्यक्ष के सचिव से ऐसी बात कहने वाला यह असम्मानजनक छात्र वास्तव में कहां से आया? क्या उसने गंभीरता से सोचा था कि कोई भी उसे सबक नहीं सिखा सकता? अध्यक्ष महोदय, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ कि ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या रवैया सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, यह छात्र कितना अपमानजनक है। मुझे यकीन है वह टूर्नामेंट के बाद वास्तव में अन्य देशों के निमंत्रण को स्वीकार कर सकता है। हमारे लिए उसके जैसे व्यक्ति पर अपने संसाधन बर्बाद करना व्यर्थ है। मेरा सुझाव है कि हम उसे खजाने की खोज से प्राप्त संसाधनों को ले लें।
और उन्हें टीम के बाकी सदस्यों में समान रूप से वितरित कर दे। सचिव हिना के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। उसने आदर्श से खजाने की खोज की अर्जित संसाधनों को छोड़ने की मांग की। चेयरमैन ने आदर्श और जितेंद्र के बीच झगड़े को नहीं रोका, यहाँ तक कि उन्होंने विचारशील दृष्टि से सलाहकार जितेश को हस्तक्षेप करने से भी रोका। उसने झगड़ा होने दिया था क्योंकि उनका मानना था कि झगड़े को छुपाने से बेहतर है उससे निपट लिया जाए। फाइनल में टीम की लड़ाई शामिल थी और प्रत्येक टीम को प्रत्येक मैच में 8 सदस्यों को भेजना होगा। सदस्यों के बीच टीम वर्क और तालमेल बेहद महत्वपूर्ण था। सदस्यों के बीच पर्याप्त विश्वास के बिना टीम जल्द ही अपने विरोधियों से हार जाएंगी। चेयरमैन नहीं चाहते थे कि सदस्य सतह पर सामंजस्यपूर्ण होने का दिखावा करें, लेकिन मैचों के दौरान एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाएं क्योंकि इससे पूरी टीम बर्बाद हो जाएगी। यह स्पष्ट था कि टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण शर्तों पर नहीं थे। चेयरमैन ने खजाने की खोज के दौरान इस पर ध्यान दिया था। जितेंद्र, शेमांगी, रुद्री और सूर्या ने मूल रूप से टीम के भीतर अपना समूह बना लिया था और जब वे संकट में थे तो उन्होंने आदर्श और नंदिनी को मदद देने की कोशिश भी नहीं की। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे चेयरमैन देखना चाहते थे। वे जानते थे कि सदस्यों के बीच संघर्ष को हल करना असंभव है क्योंकि संघर्ष सिर्फ बच्चों का खेल नहीं था, न ही यह ईर्ष्या या जलन जितना सरल था। आखिरकार देश का प्रतिनिधित्व करने से पहले हर कोई एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, इसलिए संघर्ष लंबे समय तक चला था। चेयरमैन संघर्ष को प्रेरणा में बदलने की योजना बना रहे थे ताकि सदस्य एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा सके। वह संघर्ष का उपयोग टीम के लिए उच्च रैंक सुरक्षित करने के लिए करना चाहते थे। आदर्श ने कुछ अनगढ़ टिप्पणियां की, लेकिन हिना, आपका सुझाव भी उचित नहीं है। यह स्पष्ट था कि चेयरमैन का आदर्श को दंडित करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस यही सोचती हूँ कि उसके जैसा द्वेषपूर्ण छात्र वास्तव में देशद्रोह कर सकता है। हिना ने पूरी तरह से अपना धैर्य खो दिया। हिना को ऐसा महसूस हुआ जैसा आदर्श मूल रूप से उसे डांट रहा था जब उसने जितेंद्र को मंदबुद्धि और कूड़ा कचरा कहा था, क्योंकि वह वही थी जिसने जितेंद्र की सिफारिश की थी। इस बात का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि वह इसे अध्यक्ष के सामने ठीक कह रही थी। वह मृत्यु मांग रहा था। चूंकि वह मुसीबत मांग रहा था, यह सुनिश्चित करेगी कि वह कभी भी इससे उबर न सके। किसी ने भी उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। यदि वह बच्चे को सारंगी की तरह बजाना चाहती तो क्या यह आसान नहीं होता? हिना, आपने जो कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं अन्य छात्रों से अपरिचित हो सकता हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आदर्श कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं आपके संदेह और आरोप से बेहद नाखुश हूं। मैं आपसे आदर्श से माफी मांगने के लिए कह रहा हूं। भैरव जी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। भैरव जी, क्या मैंने इसे गलत सुना? हिना चौंकी। क्या वह आदमी गंभीर था? क्या उन्होंने एक सचिव से एक छात्र से माफी मांगने के लिए कहा था? क्या भैरव जी उसके दिमाग से बाहर थे? आपने सही सुना। मैं आपसे आदर्श से माफी मांगने के लिए कह रहा हूं। भैरव जी आगे बढ़े, यह दर्शाते हुए कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे, अपना रुख प्रदर्शित कर रहे थे। भैरव जी, हिना सिर्फ युवा पीढ़ी को सबक सिखा रहे हैं। आपको इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, सिंह कबीले के नेता ने कहा। मैं सोच रहा था यह बच्चा इतना लापरवाह क्यों है? मेरे कबीले के उत्तराधिकारी की हत्या करने की हिम्मत भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैरव जी को यहाँ अपनी पीठ मिल गई है। भैरव जी, क्या आप अपने शिष्यों के प्रति इतने जुनूनी हैं कि चेयरमैन के सचिव से एक मात्र छात्र से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं? काउंसिलमैन, जो इस समय चुप थे, आखिरकार बोले। जिस क्षण काउंसिलमैन कमरे में आए, वह आदर्श को करीब से देख रहे थे, मानो उसे जलाकर राख कर देने की इच्छा हो। हमने रोहन की मौत के पीछे के कारण की पुष्टि की है। यह रोहन ही था जिसने सबसे पहले अपने साथी की हत्या करने की कोशिश की थी। डीन गीत ने हस्तक्षेप किया। फिर भी उन्हें उसे प्रवर्तन संघ को सौंप देना चाहिए था। उसे रोहन की हत्या करने का क्या अधिकार था? उसके अलावा उस आदमी के मरने के बाद वे जो चाहे कह सकता था। मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ कि टीम के सदस्य मेरे भतीजे को परेशान नहीं कर रहे थे? काउंसिलमैन भी अपना धैर्य खो बैठे। आदर्श ने जो किया उसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा।
मैंने पहले ही कहा था, हम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बाद इस पर चर्चा करेंगे। मिस्टर जितेश चिल्लाए। ठीक है, मैं प्रवर्तन संघ द्वारा मुझे उचित स्पष्टीकरण देने की प्रतीक्षा करूंगा, अन्यथा मैं मामले को अपने हाथ में ले लूंगा। काउंसिलमैन ने धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया। भैरव जी ने इस विषय पर आगे बहस नहीं की, फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि उनका हीना के साथ संबंध खत्म हो गया था, जिसने आदर्श को बदनाम करने के लिए उसकी पहचान का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी। भैरव जी, हम जितेंद्र को आदर्श से माफी मांगने देंगे। हीना सिर्फ आदर्श को चेतावनी दे रही है, उसने वास्तव में आदर्श पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया है। इसके अलावा आदर्श अपनी टिप्पणियों में भी कठोर थे। मिस्टर संदीप ने कहा, चेयरमैन के सचिव को एक छात्र से माफी मांगने के लिए कहना अनुचित था। भैरव जी बहुत ज्यादा कर रहे थे। भले ही वह आदर्श की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, उसे सीमाएं भी जाननी थी। जितेंद्र अवाक रह गया। उन्हें आदर्श से माफी मांगने की जरूरत कब से पड़ने लगी? क्या मिस्टर संदीप उनके दिमाग से बाहर थे? क्या वह नहीं बता सकते थे कि यहाँ कौन गलत था? बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आदर्श सिर्फ मजाक कर रहा है, फिर भी किसी ने जानबूझकर उनके शब्दों की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। यह देखते हुए कि जितेंद्र कितना युवा है, हो सकता है ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा हो, क्योंकि वह टीम में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं है। अध्यक्ष के सचिव के रूप में मैं आप सबके सामने छात्र पर आरोप लगाने के बारे में क्या सोच रहे थे? क्या आप नहीं जानते कि इसका उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? भैरव जी बेहद जिद्दी थी और वो बेहद गंभीर भी लग रहे थे। मैं क्या सोच रही थी? मैं तो बस उसे सबक सिखा रही हूँ। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके रवैये का आसानी से पता लगा सकते हैं। कम से कम मैं तो यह बता सकती हूँ कि उसके कार्य करने के तरीके को आंकने में कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा उसने रोहन के साथ जो किया, उसके आधार पर मैं आश्वस्त कर सकती हूँ कि वह द्वेषपूर्ण है और उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हीना ने कहा। दुर्भावनापूर्ण? बहुत अच्छा। तुम्हें बेहतर याद है कि तुमने आज क्या कहा था। याद रखे। भैरव जी जोर से हंस पड़े। क्या मैंने कुछ गलत कहा? हीना ने जवाब दिया। टीम दिन के आखिरी मैच में हिस्सा लेगी। अब जब आदर्श ने अपना नाम बना लिया है तो मैं जनता के सामने कुछ प्रकट करने की योजना बना रहा हूँ। हीना, आपके पास यह तय करने के लिए 3 मैच बचे हैं कि आप उससे माफी मांगेगी या नहीं। एक बार टीम तैयार हो गई तो आपके पास अपने शब्द वापस लेने का कोई मौका नहीं होगा और यह थोड़ी सी माफी मांगने जितना आसान नहीं होगा। भैरव जी ने उसे याद दिलाया। मैं शब्द वापस ले लूं? मैं ही ना, मैंने जो कहा उस पर कभी पछतावा नहीं हुआ। लोगों द्वारा गलती करना और गलत बातें कहना सामान्य बात है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं तो मैं सभापति का सचिव बनने के योग्य कैसे हूँ? बहुत दुष्ट है। हीना समझौता करने के लिए बेहद जिद्दी थी। हीना रोहन के कबीले को जीतने की कोशिश कर रही थी और उसे आज अपने लिए सही मौका मिल गया था। यह स्पष्ट था कि रोहन के कबीले लंबे समय से आदर्श से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने आज जो किया वह निश्चित रूप से उसकी सराहना करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा बस इसके लिए पूछ रहा था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक मजबूत देश के खिलाफ लड़ाई। वैसे नंदिनी अभी तक ठीक नहीं हुई थी, मिस्टर जितेश ने डीन गीत से पूछा। मिस्टर जितेश ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी बेहद कमजोर है। मुझे डर है कि वह मैच में हिस्सा नहीं ले पाएगी। उसके बिना हमारी टीम की कुल ताकत काफी कम हो जाएगी। मिस्टर जितेश ने आह भरी। क्या फर्क पड़ता है? शिवांगी का आइस मैजिक उनसे कमजोर नहीं है। इसके अलावा शिवांगी के पास सोल ग्रेड आइस सीड भी है। मिस्टर अनिकेत वर्मा ने तुरंत बात की। अनिकेत के शब्दों से मिस्टर जितेश पूरी तरह से अवाक रह गए। यहाँ तक कि सुअर जैसा मूर्ख व्यक्ति भी शिवांगी और नंदिनी के बीच बड़ा अंतर बता सकता है। उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना अनावश्यक था जिसका वह समर्थन कर रहा था। फाइनल शुरू हो चुका था। पहला, दूसरा और तीसरा मैच शानदार रहा। टीमें अब फाइनल में अपनी ताकत नहीं बचा पाएंगी क्योंकि अब तक उनका मुकाबला मजबूत विरोधियों से है। छात्र नॉकआउट दौर और खजाने की खोज में अपने प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से मजबूत थे।
खजाने की खोज के दौरान छात्रों ने जो संसाधन हासिल किए थे उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जिनके पास बकाया लूट थी वे आसानी से खुद को बाकी प्रतिभागियों से दूर कर सकते थे। अमेरिका ग्रीस के खिलाफ जा रहा था। ग्रीस जादू का एक प्राचीन देश था और एक ऐसा देश भी था जिसका एक पवित्र संगठन था। पार्थेन मंदिर। ग्रीस हमेशा से एक मजबूत देश रहा है और उन कुछ देशों में से एक था जो अमेरिका से मुकाबला कर सकता था। मैच काफी देर तक चला, यहाँ तक कि मैच में सब्स्टिट्यूट किए गए 3 सदस्यों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। जो छात्र प्रतिभागियों की उम्र के आसपास थे वे शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश अभी भी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवलों में फंसे हुए थे। अंत में ग्रीस की टीम ने अमेरिकी टीम को हरा दिया और उसे विजेता वर्ग में रख दिया। इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मैच हुआ। दोनों यूरोपीय देशों की ताकत के बीच काफी स्पष्ट अंतर था। इंग्लैंड को बड़ा फायदा हुआ और इंग्लिश टीम के कैप्टन जोरो ने केवल अपने समनिंग एलिमेंट के साथ फ्रांसीसी टीम पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैच देखने के बाद कई लोग जोरो से पूरी तरह से प्रभावित हुए। इसके अलावा इंग्लिश टीम के कुछ सदस्यों ने यह भी चिढ़ाया कि समनिंग एलिमेंट जोरो का सबसे मजबूत एलिमेंट नहीं था। उसके पास अभी भी 2 अन्य एलिमेंट थे जिन्हें वह अभी भी गुप्त रख रहा था। वह आदमी रहस्य से भरा था। इंग्लैंड विजेता वर्ग में चला गया जबकि फ्रांस को हारे हुए वर्ग में रखा गया। थर्ड मैच कनाडा और मिस्र के बीच मुकाबला था। दोनों देश विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन मिस्र की टीम को अपने विरोधियों को कमजोर करने की रणनीति के तहत उनके अंडर एलिमेंट का दुरुपयोग किया गया। एक लंबे मैच के बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कनाडा को हराने में सफल रहे। कई लोगों ने सोचा कि मिस्र दूसरे दौर में पहुंचने के लिए भाग्यशाली था, क्योंकि पहले दौर में उनका मुकाबला किसी भी मजबूत देश से नहीं था। हालांकि खजाने की खोज में उनका परिणाम बुरा भी नहीं था। लोगों ने सोचा था कि फाइनल के दौरान मिस्र की टीम हार जाएंगी, फिर भी उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से अपने पहले प्रतिद्वंदी को हरा दिया और विजेता वर्ग में जगह बना ली। मिस्र के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे फूट फूट कर रोने लगे। इस बीच ऐसा लग रहा था कि कनाडाई टीम ने अपने प्रतिद्वंदी और मिस्र के अंडर एलिमेंट द्वारा उत्पन्न खतरे को कम आंका है। उन्होंने मैच को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश नहीं की, जिससे मिस्र की टीम को अपनी सेनाओं को ढेर करने और जीत हासिल करने में मदद मिली। एक टीम लड़ाई केवल प्रतिभागियों की ताकत की परीक्षा नहीं थी, बल्कि सदस्यों के बीच तालमेल और स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता को भी ध्यान में रखना आवश्यक था। तथ्य यह है कि मिस्र की टीम कनाडाई टीम को हराने में सक्षम थी, जिसे मजबूत माना जाता था। टीम वर्क और रणनीति के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ईमानदारी से कहूँ तो हम जर्मनी से लड़ने में वास्तव में आश्वस्त नहीं हैं। हम कनाडा या ग्रीस से लड़ना पसंद करेंगे। ऐसा लगता है जैसे हम जर्मन टीम के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने वास्तव में अपनी जानकारी को गुप्त रखने का बेहद अच्छा काम किया है। टूर्नामेंट काफी समय से चल रहा है, फिर भी उन्होंने वास्तव में अपनी टीम के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है, जियांग ने कहा। किसी अज्ञात दुश्मन के खिलाफ जाना सबसे कठिन था, क्योंकि चीनी टीम के प्रमुख सदस्यों ने मूल रूप से पिछले मैचों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिससे उनके विरोधियों को उनके बारे में अधिक जानने का मौका मिला। दूसरी ओर जर्मन टीम के पास वास्तव में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो विशेष रूप से नॉकआउट दौर या खजाने की खोज के दौरान उत्कृष्ट था। यही कारण था कि जर्मन टीम डरावनी थी, क्योंकि वे अपने बारे में अधिक जानकारी उजागर किए बिना इतने दूर आने में सफल रहे थे। आदर्श, आप पहले स्टैंड पॉइंट पर रहेंगे, मैच को करीब से देखें, मिस्टर जितेश ने आदर्श से कहा। निश्चित रूप से मैं अंत में उपस्थित होकर खुश रहूंगा। आदर्श इस व्यवस्था से परेशान नहीं दिखा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि टीम का टॉप खिलाड़ी था वह। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श को पता था कि उसने खजाने की खोज के दौरान अपनी बहुत अधिक ताकत दिखाई थी। सभी प्रतिभागियों में भी वह 5th लेवल पर था, इसलिए दुश्मन टीम ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। यदि वह शुरुआती सदस्यों में से होता तो वे निश्चित रूप से उसे चुन लेते। वेद, आप मैच की कमान संभालेंगे, मिस्टर जितेश ने कहा। वेद ने सिर हिलाया। चीनी टीम में वेद को बेंच पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसके बिना टीम एक पल में ही धाराशायी हो जाती और यह संभावना नहीं थी कि वह मैच में देर से शामिल होकर पासा पलट सके।
शिवांगी, आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगी, जितेश ने कहा। शिवांगी की आंखें चमक उठी। आखिरकार उन्हें प्रदर्शन करने का मौका दिया गया। उसकी आइस में भी हाल ही में सुधार हुआ था और ये निश्चित रूप से उसे कुछ ध्यान आकर्षित करने वाला था। आहन, आप भी पहले शुरुआत करेंगे। शुरुआती सदस्य में से एक ग्रुप में आहन को चुनने से पहले जितेश एक पल के लिए झिझके। आहन काफी हैरान था। आखिरकार कई लोगों ने मान लिया था कि वह टीम में सबसे कमजोर था। जरूर सलाहकार, आहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मिस्टर जितेश ने कहा, उनकी टीम के पास एक मजबूत विनाशकारी मैजिशियन ने तैयार रहे। जर्मन टीम के बारे में उनके पास एकमात्र जानकारी विनाशकारी मैजिशियन रीड के बारे में थी, जिसे रैंकिंग में शामिल किया गया था। उसका फर्स्ट एलिमेंट फायर था, सेकंड एलिमेंट लाइटनिंग और थर्ड एलिमेंट स्पेस था। तीनों एलिमेंटों में उत्कृष्ट अटैक क्षमता थी और उनका प्रत्येक स्पेल आसानी से उस स्थान पर विनाश ला सकता था। उन्हें आदर्श के सामने स्थान दिए जाने का कारण उनकी जन्मजात प्रतिभा थी, जिसने उसके विनाशकारी स्पेलों को और मजबूत किया। रेणु, आप टीम की रक्षा करने और अपने मानसिक एलिमेंट से दुश्मन को परेशान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेघना, तुम दुश्मन को नष्ट कर दोगे और एक प्रवेशक के रूप में टीम की मदद करोगे। जैसे ही शुरुआती सदस्यों का निर्णय हो गया, किसी ने तुरंत अपना संदेह व्यक्त किया। स्पष्ट रूप से अटैक करने में फॉर्मेशन वास्तव में अच्छा नहीं था। आहन और रेणु दोनों विशेष सहायक और डिफेंस मैजिशियन थे। आहन मौलिक रक्षा करने में अच्छा था, जबकि रेणु आध्यात्मिक रक्षा करने में अच्छी थी। हालांकि वे अटैक में विशेष रूप से महान नहीं थे। मेघना का साउंड एलिमेंट करने के लिए अच्छा था, लेकिन उसका सेकंड एलिमेंट वाटर और थर्ड एलिमेंट प्लांट वास्तव में अटैक करने में उतना उपयोगी नहीं था। अटैक स्पिलो वाले एकमात्र व्यक्ति वेद और शिवांगी थे, फिर भी विनाशकारी लाइटनिंग और फायर एलिमेंट वास्तव में उनकी ताकत नहीं थे। हम जर्मन टीम के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैच की शुरुआत में उनके जाल में फंसने से बेहतर है कि हम अपने डिफेंस पर ध्यान दें। मजबूत रक्षा के साथ हमारी रक्षा को तोड़ने की कोशिश करते समय उन्हें और अधिक जोखिम उठाना होगा। फिर हम तदनुसार समायोजना बनाएंगे और मैच हमारे लिए आसान हो जाएगा। सलाहकार जितेश ने अपनी पसंद का बचाव किया। सलाहकार की बात से सभी सहमत थे। मिस्र की टीम ने कनाडाई टीम के खिलाफ जीत हासिल की थी क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा पर ध्यान केंद्रित रखा और मैच को खींच लिया। उनकी वर्तमान फॉर्मेशन की डिफेंस काफी उत्कृष्ट थी। भले ही दुश्मन के पास 3 विनाशकारी मैजिशियन हो, फिर भी उन्हें अपनी रक्षा को तोड़ने में कठिनाई होगी। भैरव जी, क्या आपने नहीं कहा कि आपके पास देश के लोगों को घोषणा करने के लिए कुछ है? मिस्टर संदीप ने कुछ याद करके पूछा। इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। जब आदर्श आएगा तो मैं इसकी घोषणा करूंगा, भैरव जी ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है जैसे आपको मैच के लिए कमेंटेटरों द्वारा विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। क्या आप यह कहने की योजना बना रहे हैं? मिस्टर संदीप ने पूछा। हाँ, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, लेकिन हम इसे अब तक खींचते रहे हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आपने यह मांग क्यों की कि चेयरमैन के सचिव हीना आदर्श से माफी मांगे, मिस्टर संदीप ने बड़बड़ाते हुए कहा। भैरव जी ने केवल चेयरमैन के साथ आदर्श से संबंधित मामले पर चर्चा की थी और चेयरमैन ने इसे सार्वजनिक करने पर सहमति जताई थी। संदीप और अन्य लोग इसे नहीं सुन सके कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। हीना हाल ही में अपनी सीमा लांघ रही है और लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रही है। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है, भैरव जी ने उत्तर दिया। मिस्टर संदीप पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या सबक है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर आदर्श के रवैये पर हीना की टिप्पणियों को चारों ओर फैला दिया है। आदर्श हाल ही में लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। हालांकि खजाने की खोज के दौरान उसने जो किया वह नियमों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वास्तव में यह सही तरीका भी नहीं है। इसके अलावा वर्मा कमीले पर्दे के पीछे से चीजों में हेराफेरी कर रहे हैं। वे सच्चाई को और भी अधिक मोड़ देंगे। वे केवल परेशानी को अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं, भैरव जी ने कहा। जर्मन टीम के 5 सदस्य पद पर थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति रीड नामन का विनाशकारी मैजिशियन था। उनका पहनावा काफी अजीब था। उन्होंने अपने सिर पर लाल बंदना और पर्पल सुनहरे सजावटी डिजाइन और चांदी सफेद वर्गों वाली पोशाक पहनी हुई थी।
उसका पहनावा इस बात का संकेत दे रहा था कि वह किस तरह का मैजिशियन है। अपनी चमकदार पोशाक के बावजूद मंच पर कदम रखते ही उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, जैसे कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। तो वह रीड है, 3rd लेवल पर रहने वाला छात्र। मैंने सुना है कि कई प्रतिभागी उसके एक भी एडवांस बिल का विरोध करने में कामयाब नहीं रहे हैं। दर्शक पहले से ही चीजों पर चर्चा कर रहे थे। खजाने की खोज के दौरान मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। यह अकीरा मात्सुकी नाम के जापानी टीम का प्रतिनिधि था। इस आदमी ने उसे एक ही मैजिक से हरा दिया जिसने उसमें सभी को चौंका दिया था। मैंने भी देखा। इसके तुरंत बाद दृश्य कहीं और चला जाता है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आश्चर्य है कि उसने ऐसा कैसे किया। इसके बारे में बात करते हुए ऐसा नहीं लगता चीनी टीम ने फैंजू बैंडिंग ग्रुप को भेजा है। क्या अन्य लोग वास्तव में जर्मन टीम के खिलाफ मौका खड़ा कर सकते हैं? छात्र अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़े। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमें अपने दुश्मन की फॉर्मेशन से पूरी तरह अनजान थी। केवल दर्शक ही जानते थे कि प्रतिभागी कौन थे। फाइनल में हर मैच का मंच अलग था। वर्तमान मैच का मंच सुनहरी रेत से ढका हुआ था। असामान्य हवा कभी कभी रेत को हवा में उड़ा देती थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।